नमस्कार दोस्तों, खबरनामा हरियाणा आज आपको मिलवाने जा रहा है अर्थशास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता, पत्रकारिता सहित और भी कई विषयों से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत से जो देश दुनिया में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। खबरनामा हरियाणा पर दिखाई दे रही ये शख्सियत नीडोनॉमिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मदन मोहन गोयल है, जिन्हें 16 वर्ष के प्रोफेसरशिप के साथ 40 वर्ष का शिक्षण का अनुभव है, 16 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव भी। वे जगन्नाथ विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति, राजीव गांधी राष्ट्रीय विकास संस्थान राष्ट्रीय महत्व की संस्था के निदेशक के रूप में, साथ ही वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, बिहार राज्य विश्वविद्यालय आरा के प्रति कुलपति एवं स्टारेक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कॉलेजों के डीन और समाज विज्ञान संकाय के डीन के साथ साथ अर्थशास्त्र विभाग तथा पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष के रूप में शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। डॉक्टर गोयल दक्षिण कोरिया में सियोल के विदेशी अध्ययन संस्थान हैंकुक विश्वविद्यालय के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रथम चेयर प्रोफेसर रहे हैं। उनका अनुसंधान क्षेत्र मानव संसाधन विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र है। उनके कार्य में 447 प्रकाशन शामिल हैं। उन्होंने 23 पीएचडी और 25 एमफिल शोधार्थियों को सफलतापूर्वक निर्देशित किया है। उन्होंने 2 शोध परियोजनाएं भी की हैं तथा आर्थिक पत्रकारिता और विकास संचार में अपनी पहचान स्थापित की है। अनुसंधान योगदान का निर्धारण और अनुसंधान मार्गदर्शन में उनका अनूठा योगदान एक पुस्तक है, अर्थशास्त्र प्रोफेसर एम गोयल के साथ एक अनुसंधान यात्रा, जिसे डॉक्टर प्रदीप एस चौहान द्वारा संपादित और वीके ग्लोबल प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया। यहाँ बता दें कि प्रोफेसर गोयल एमफिल इकोनॉमिक्स और पीजीडीजेएमसी में प्रथम श्रेणी हेतु 2 स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें वर्ष 2018 में भारतीय ओरिएंटल विरासत संस्थान कोलकाता द्वारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। 1983 में अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु रोटरी फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें उन्हें अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। वह दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, कनाडा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, मलेशिया, इंडोनेशिया और नेपाल जा चुके हैं। नैक यानी NAAC बेंगलुरु ने पीयर टीम में अध्यक्ष समन्वयक सदस्य के रूप में कई बार प्रोफेसर गोयल की सेवाओं का उपयोग किया है। वर्ष 2009 से 14 के दौरान अर्थशास्त्र विभाग के DS से SAP उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में उन्होंने सलाहकार समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का प्रतिनिधित्व किया। वह नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के शासन बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। सांस्कृतिक गौरव संस्थान एवं विश्व ग्राम संस्थान के सदस्य भी हैं। खबरनामा हरियाणा द्वारा उनके निवास स्थान सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र में उनसे विशेष बातचीत की गई। प्रस्तुत है उस विशेष बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में डॉक्टर MM गोयल जी के निवास स्थान पर। डॉक्टर MM गोयल देश दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप अर्थशास्त्री हैं, आपको लोग गीता वाला गोयल के नाम से भी जानते हैं, मीडिया मैन के नाम से भी जानते हैं। आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी रह चुके हैं, विभिन्न संकायों में डीन भी रह चुके हैं, पत्रकारिता विभाग में चेयरमैन भी रह चुके हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति भी रह चुके हैं। आज हम उनसे शिक्षा और अर्थशास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता से जुड़े कई विषयों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे, ताकि दर्शकों को भी इनके बारे में नई नई जानकारी पता चल सके। नमस्कार गोयल साहब। नमस्कार डॉक्टर राजेश वधवा जी। गोयल साहब, सबसे पहले मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि आप अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, विभिन्न पदों पर आप रह चुके हैं, क्योंकि आपकी एक पहचान एक शिक्षाविद के रूप में रही है। आपको मीडिया मैन भी कहा जाता है, मीडिया मैन कहने की मुख्य वजह क्या है? डॉक्टर राजेश वधवा जी, मैं अपनी सफलता का मुख्य कारण न्यूज़पेपर्स को मानता हूँ और जितने भी मौके जीवन में सफलता के लिए मुझे मिले हैं वो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मिले हैं। और एक ऐसा मौका जो मैं अभी आपको की दिखा रहा था, अमेरिका की, इसका मौका मुझे कैसे मिला था ये बात आपको बताने वाली है। मैं उस समय यमुनानगर में हुआ करता था और डेली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए आया करता था। अखबार मेरे घर में शुरू से आता है, लेकिन उन दिनों क्योंकि मैं रिसर्च में इन्वॉल्व था, मैं अखबार
देखता ज़रूर था लेकिन ध्यान से एडवर्टीज़मेंट वगैरह नहीं देखता था। मेरी वाइफ मुझे खाना पैक करके देती थी और उन दिनों वो फॉयल नहीं आए थे बल्कि पौने में डाल करके, कपड़े में डाल के रोटी दिया करती थी। एक दिन उसने रोटी पौने में पैक करने की बजाय अखबार में पैक करके दे दी और जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में रोटी खाने के लिए बैठा और खोला तो उसमें अखबार में रोटी थी। मैंने पहले तो गाली दी कि उसने अखबार छपा हुआ था रोटी के ऊपर, लेकिन जब खोल के देखा तो उसमें एक एडवर्टीज़मेंट थी और वो एक ऐसी एडवर्टीज़मेंट थी जिसको मैं देख करके चौकन्ना हुआ और अल्टीमेटली मैंने उस अखबार को ढूंढा, दी ट्रिब्यून, और वो एडवर्टीज़मेंट था रोटरी फाउंडेशन अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग 1983, जिसके लिए मैंने चुपचाप अप्लाई किया और वो मौका मुझे मिला जिसमें मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट 3 कंट्रीज़ में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में जाने का मौका मिला और वहाँ मुझे कई चीज़ों से सम्मानित किया गया था। उनमें से ही एक ऑनरेरी सिटीजनशिप ऑफ यूएसए थी जो मुझे 1983 में मिली थी। डॉक्टर साहब, मैं ये मानें कि जिस प्रकार कहा जाता है कि हर कामयाब शख्स के पीछे उसकी कामयाबी में कहीं ना कहीं औरत का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपकी धर्मपत्नी का हाथ रहा। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए माध्यम तो कोई बनता है, मैं तो अखबार को देता हूँ और ये भी मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि मेरी पत्नी अखबारों को अपनी सौत मानती है, क्योंकि आपका लगाव ज़्यादा है। क्योंकि मैं अखबार को ज़्यादा समय देता हूँ, पत्नी को कम समय देता हूँ। डॉक्टर साहब, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रहे, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एज ए शिक्षक आपकी एंट्री हुई, उसके बाद आप चेयरमैन भी रहे, विभिन्न पदों पर भी रहे। तो आज की जो युवा पीढ़ी है शायद उन बातों से ज्ञाता नहीं है कि डॉक्टर एम गोयल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किन पदों पर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो आज की युवा पीढ़ी है आपकी उन सेवाओं के बारे में भी जान सके। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके खुद आप अपने शब्दों में उन पदों का जिक्र करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर वधवा, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। यहाँ से एमए करने के बाद मुझे पहला मौका मुकंदलाल नेशनल कॉलेज यमुनानगर में पढ़ाने का मिला था, जहाँ मैंने 1978 से 1938 तक पढ़ाया। उसी समय अवधि में मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एमफिल करने, पीएचडी करने आया था और अल्टीमेटली 1988 में मैं दोबारा से शिक्षक के रूप में एज लेक्चरर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में आया। उसके बाद मैं यहाँ रीडर बना। रीडर बनने के बाद मुझे डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म का चेयरमैन मिलने का मौका मिला। ये भी एक कहानी है। 1997 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया था। उससे पहले मुझे पत्रकारिता का शौक़ पैदा हुआ था और यहाँ के पत्रकार बंधुओं ने मुझे हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मेंबर बनाया था और आदरणीय विनोद जिंदल जी मुझे एक कॉन्फ्रेंस में गुड़गांव में लेके गए हुए थे। वहाँ उस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन करने के लिए राजस्थान पत्रिका के एक एडिटर आए हुए थे, उनका नाम था ओम थनवा शायद। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कुछ पत्रकार बंधु बितना पत्रकारिता का ज्ञान रखते हुए पत्रकारिता करते हैं। ये बात मुझे चुभ गई और मैंने आकर के डिस्टेंस एजुकेशन से लेट फीस के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अप्लाई किया और अल्टीमेटली उस डिप्लोमा में टॉप किया। जब मैंने टॉप किया उस समय के वाइस चांसलर ने मुझे इस बात से प्रेरित होकर के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म का चेयरमैन बनाया और मैं 1997 से 2000 तक डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म का चेयरमैन भी रहा। उसके बाद मैं 2000 से प्रोफेसर बना इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में और 2007 से 2010 तक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का चेयरमैन रहा और 2010 के बाद मैं कोरिया में गया था। वो भी एक बहुत आउटस्टैंडिंग असाइनमेंट थी, जो कि फर्स्ट ICCR चेयर प्रोफेसर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन साउथ कोरिया। और 2011 में मैं डीन ऑफ सोशल साइंसेस बना था और उस समय में मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यूनिवर्सिटी कोर्ट में, फाइनेंस कमेटी में सभी पदों पर रहा और अल्टीमेटली 2016 में रिटायरमेंट होने से पहले मुझे डीन ऑफ कॉलेजेस
के तौर पे काम करने का मौका मिला, जिसमें हमारे अंदर 369 कॉलेजेस उस समय हुआ करते थे और सभी प्रकार के जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो साइंस कॉलेज हैं, बीएड कॉलेजेस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब की वर्किंग को मैं भली भांति जानता हूँ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के उपरांत आप विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति भी रहे हैं, तो वहाँ कैसा अनुभव रहा? क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर, डीन के तौर पर एक अनुभव एक अलग था, लंबा अनुभव था, कई दशकों का अनुभव था। एक वाइस चांसलर के तौर पर जब आप कहीं तैनात होते हैं तो शिक्षक के साथ साथ आपकी भूमिका एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी हो जाती है, तो वो एक अनुभव नया था, कैसा रहा? डॉक्टर राजेश वधवा जी, आप मुझे जानते हैं एक टीचर के तौर पर, मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि अखबार पढ़ता भी हूँ, उनमें ध्यान से नोट भी करता हूँ और रिटायरमेंट के बाद जब मैं घर में था तो अखबारों को ध्यान से पढ़ता भी था और जहाँ कहीं वैकेंसी निकलती थी अप्लाई भी करता था। सबसे पहले तो मुझे मौका मिला बिहार में मैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का प्रो वाइस चांसलर बना था और जिसका श्रेय आज के वर्तमान राष्ट्रपति जी को जाता है, जो कि उस समय गवर्नर होते थे और उन्होंने सर्च कमेटी से चुने हुए सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू खुद लिया था, चुने हुए सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू खुद लिया था और उनसे 40 मिनट वार्ता के बाद मुझे उन्होंने उसी समय अपनी डिस्कशन के बाद ऑफ़र कर दिया था कि आप प्रो वाइस चांसलर वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। इन द मीन टाइम मैं इंटरव्यू देता रहता था। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, जो कि एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, इसका डायरेक्टर कम वाइस चांसलर रहने का मौका मिला मुझे, लेकिन वहाँ हम ज़्यादा समय नहीं रह पाए और अल्टीमेटली अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण रिज़ाइन करके वापस आ गए थे। उसके बाद मुझे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर में काम करने का मौका मिला और वहाँ से आने के बाद कोविड इरा में जब हम घर में थे तो हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजी थी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को, एडवाइज़र पब्लिक फाइनेंस 6th फाइनेंस कमीशन का, जहां मैंने काम किया। और जब मैं वहां काम कर रहा था उन्हीं दिनों एक ये गुड़गांव में स्टार एक्स यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे रिज़ाइन करा करके और वहां ज्वाइन कराया था, लेकिन वहां भी दुर्भाग्य से, सौभाग्य से कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आई कि मैं अभी रिज़ाइन करके वहां से वापस आया हूँ। डॉक्टर साहब, आपको जो नीडोनोमिस्ट का खिताब दिया जाता है, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं और नीडोनोमिस्ट पूरे आप दुनिया में प्रचलित हैं, तो इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएंगे कि? डॉक्टर राजेश वधवा, मैं वास्तव में गीता पर शोध करता हूँ और आपने LIC का लोगो देखा होगा जिसमें 2 हाथों के नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसको योगम क्षेमम वहम कहा गया है। और LIC के किसी व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो वो इसका मतलब समझता है योर वेलफेयर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि ये योगम क्षेमम वहम का मतलब क्या होता है, वो इसके बारे में नहीं बता पाते। लेकिन मैंने जब इसको गीता के अंदर ढूंढा तो ये 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में है, जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अन्यन्या चिंतन्तो मायोजना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगम क्षेमम वहाम्यहम्। मीनिंग thereby, Lord Krishna says, if you believe me completely, absolutely and wholeheartedly, whatever you need, that I'll give you. Whatever you have, take care of. तो इसी से प्रेरित होकर के जब भगवान के इस वायदे को मैंने बार बार समझने की कोशिश की कि अगर हम केवल नीड्स तक सीमित रहें तो हम सभी अपनी इन नीड्स को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। और महात्मा गांधी भी यही कहा करते थे, अर्थ हैज़ सफिशिएंट टू सेटिस्फाई नीड्स नॉट ग्रीड्स। तो हमने इस अर्थशास्त्र को ही नीडोनॉमिक्स कहा है, जो कि इकोनॉमिक्स ऑफ नीड्स है, जो गीता बेस्ड है, जो नॉन वायलेंट है, स्पिरिचुअल है, एथिकल है। और आज की वर्तमान समस्याएं जो ग्रीडोनॉमिक्स के कारण हैं,
जिसको हम इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रीड कहते हैं, उन सब का समाधान करने के लिए पर्याप्त है। चाहे वो करप्शन है, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो डिस्कंटेंट है, चाहे वो युवाओं में फैलती कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, उन सब का समाधान इसी अर्थशास्त्र में, जिसे कि हम नीडोनॉमिक्स कहते हैं, आवश्यकता का अर्थशास्त्र कहते हैं, पर्याप्त तरीके से उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, जैसे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पहचान महाभारत के नाम से भी होती है, महाभारत के युद्ध से होती है, और कहीं ना कहीं उसी युद्ध के दौरान श्रीमद् भागवत गीता का संदेश भी दिया गया था। आज भी गीता का प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में आप भी अणु गीता का प्रचार पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, कई दशकों से कर रहे हैं, पुस्तक के रूप में, अपने विचारों के रूप में। वो अणु गीता क्या है आखिर, उसमें और जो प्रचार प्रसार कुरुक्षेत्र शहर से देश दुनिया में हो रहा है, उनमें क्या अंतर है? डॉक्टर राजेश वधवा, गीता के ज्ञान के बारे में सभी को मालूम है। मैं गीता को अपना गुरु मानता हूँ, जिसमें वैसे तो 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, और एक श्लोक की गीता के तौर पे मैं इसका प्रचार करता हूँ। To move on the ladder of success with morality, opulence, victory and empowerment, believe that Lord Krishna is God and Arjuna as soul is with me. उसी के माध्यम से हम युवाओं को प्रेरित करते हैं। लेकिन गीता का ज्ञान भगवान ने कुरुक्षेत्र में दिया था महाभारत के दौरान। महाभारत के उपरांत कृष्ण जी और पांडव यहाँ से इंद्रप्रस्थ चले गए थे, और वहाँ वो सेलिब्रेशन मोड में थे। उस समय वो लोग अपना खूब एंजॉय कर रहे थे। दे वर ईटिंग टुगेदर, डांसिंग टुगेदर। आफ्टर फ्यू डेज लॉर्ड कृष्ण आस्क्ड अर्जुन, आई वांट टू गो टू द्वारका। अर्जुन सेड, यू कैन गो टू द्वारका, बट काइंडली गिव मी द मैसेज ऑफ गीता अगेन। लॉर्ड कृष्ण लाफ्ड, इट्स नॉट एन एक्शन रिप्ले विच कैन बी डन अगेन एंड अगेन, बट इफ यू वांट आई कैन गिव यू सम मैसेज। दैट मैसेज इज कॉल्ड अनुगीता। अनुगीता जो है वो महाभारत के 14वें पर्व में है, जबकि गीता जो है वो 6ठे पर्व में है, और इसमें डबल श्लोक हैं, 1046 श्लोक हैं और डबल 36 चैप्टर हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें मोक्ष का ज्ञान नहीं दिया गया। जब महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे, उस समय उसको ये कहा जा रहा था कि भाई अगर ये युद्ध जीत गए तो राज करोगे, और अगर मर गए तो मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष जो का ज्ञान जो है वो मरने के बाद है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अनुगीता का ज्ञान इंद्रप्रस्थ में दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने बताया कि महाभारत के समय में मैं तुम्हें मोक्ष की बात कर रहा था, और मोक्ष किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद मिलता है। मरने के बाद पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, कि तुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो इसलिए बजाय मोक्ष की चिंता करने के हमें ज़िंदगी में, जीवन में केवल ऐसे कार्य करने चाहिए जो मरने के बाद की चिंता ना करें। जैसे मैं अपने आप को बहुत बड़ा भगत तो नहीं मानता, लेकिन गीता को गुरु मानता हूँ। भगवान कृष्ण की कृपा मुझ पे है, और मुझे नींद बहुत आती है, लोगों को नींद नहीं आती। ये इस बात का प्रमाण है कि मुझे जीवन मुक्ति मिल चुकी है, और ऐसा जनक के बारे में कहा जाता था। इस पुस्तक में महाभारत के 14वें पर्व में जो ये अनुगीता का ज्ञान है, उसमें जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जो केवल जीते जी ऐसे काम करें जिससे मरने की चिंता ना रहे, वो ज्ञान इस अनुगीता में दिया गया है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार हो रहा है हरियाणा सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केडीबी द्वारा, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हो रहा है, और आप अनुगीता पर लगातार कार्य कर रहे हैं, तो इस पर गीता के प्रचार प्रसार में डॉक्टर एम गोयल की क्या भूमिका रहेगी? अगर राजनीतिक रूप से खबरनामा ये बात मुख्यमंत्री तक या किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दे, तो मुख्य रूप से ये मौका हमें भी मिल सकता है। देखा जाता है कि गीता जयंती महोत्सव होता है, देश दुनिया से कलाकारों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है, संत महात्माओं को बुलाया जाता है। ऐसे में आप कभी वहाँ आपको किसी
अतिथि के तौर पर, विशिष्ट अतिथि के तौर पर नहीं बुलाया गया, जबकि आप अणु गीता का प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं भगवत गीता के साथ जुड़े हैं, कृष्ण भक्त भी हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपकी अनदेखी हो रही है? नहीं, अनदेखी तो नहीं हो रही है। मैं सभी मौक़ों पे जाता रहा हूँ। ये देखिए, मैंने गीता के वो जो महोत्सव है, इस पे मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो सेमिनार में जाता मैं जाता रहा हूँ, सेमिनार अटेंड करता रहा हूँ। और पिछले दिनों में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब की थी, होती है सर, तब मुझे उस समय मुख्य अतिथि बुलाया था। आप इंडिविजुअल रूप से गीता के प्रचार प्रसार में कोई अपना रोल खुद तय करेंगे कि मुझे जिस प्रकार अन्य संत महात्मा सरकार अपना योगदान दे रही है? डॉक्टर वधवा जी, ईमानदारी से बताता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक परिवार से हूँ। शिक्षक की अपनी गरिमाएं होती हैं। मैं नेताओं के पीछे पीछे नहीं भागता, और ना ही मैं अपना प्रचार प्रसार करने के लिए या उनसे कुछ लेने के लिए पीछे भागता हूँ। भगवान ने अगर देना होगा तो यहीं बैठे मिलेगा। और जो काम नीडोनॉमिक्स का, जिसकी रेलेवेंस ना केवल इंडिया के लिए बल्कि जैसे आजकल आदरणीय मोदी जी बात कर रहे हैं स्वर्णिम भारत की, मेरा ये मानना है कि स्वर्णिम भारत का सपना जो 2047 के लिए लिया जा रहा है, उसके लिए केवल मात्र नीडोनॉमिक्स का योगदान हो सकता है। और मैं बताना चाहूँगा, आज भी मैंने एक लेक्चर कोरिया में दिया है ऑनलाइन, रेलेवेंस ऑफ नीडोनॉमिक्स फॉर साउथ कोरिया टुडे। तो मेरा ये मानना है कि आज समय आ गया है कि जब नीडोनॉमिक्स के माध्यम से ही हम सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। नीडोनॉमिक्स नीडो कंजम्पशन से स्टार्ट होती है। नीडो कंजम्पशन का मतलब केवल पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, बल्कि जितनी ज़रूरत है उतना खाना, जुडिशियस कंजम्पशन, माइंडफुल कंजम्पशन, ना कि पेट भरने के लिए, ना सिर्फ जीने के लिए ही खाना या खाने के लिए जीना। हमारे विरोधाभास ये है कि हम भारतीय खाते हैं जीने के लिए, अमेरिकन जीते हैं खाने के लिए। मेरा ये मानना है कि नीडो कंजम्पशन का मतलब ना सिर्फ खाना जीने के लिए है, ना ही जीने के लिए खाना है, बल्कि जुडिशियस कंजम्पशन, माइंडफुल कंजम्पशन ही नीडो कंजम्पशन है। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, अगर मैं बात बताऊं आपको कि मुझे कार कैसे मिली थी, ये कहानी भी नीडोनॉमिक्स को प्रेरित करती है। जब तक कार मेरी नीड नहीं थी, पैसा होते हुए मैं कार नहीं खरीद सका, और जब मुझे कार की ज़रूरत हुई तो भगवान ने ये कार मुझे उसी दिन दिला दी थी। ये भी एक कहानी है, मैं आपको अलग से बताना चाहूँगा कि कैसे भगवान ज़रूरतों को पूरा करने का जो है हमारे साथ वादा करते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है जो जिसे इकोनॉमिक्स तो समझते हैं, सरकार भी समझती है, शायद आम जनता जानकर भी नहीं समझ पाती है, आम जनता की को समझ नहीं आता, वो है महंगाई से जुड़ा। जिस प्रकार देश में महंगाई बढ़ रही है, कहने को तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हर और महंगाई का मुख्य कारण माना जा रहा है। आप अर्थशास्त्री हैं, आप साधारण शब्दों में जनता को समझा सकते हैं कि महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, महंगाई क्यों बढ़ रही है? देखिए डॉक्टर अजय शोधवा, बहुत गंभीर प्रश्न आपने किया है। हमारी जो इन्फ्लेशन की समस्या है, जिसे हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, इसके दो कारण होते हैं। या तो ये मांग बढ़ने के कारण होती है या पूर्ति की कमी के कारण होती है। अब कोविड इरा में एक तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट टूटी थी, जिसकी वजह से उत्पादन कम हुए हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में जा कर के देखें तो मार्केट चीज़ों की भरी हुई है, लेकिन उन चीज़ों को खरीदने वाले क्रेता नहीं हैं, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर नहीं है, उनके रोज़गार के अवसर कम हो गए हैं। तो वास्तव में आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो मुद्रास्फीति का कारण जो है ये समझ से बाहर इसलिए हो रहा है कि एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ मार्केट में खरीदने वाले नहीं हैं। ये विरोधाभास है, नहीं है? यहाँ समझने वाली बात ये है कि एक तो इन्फ्लेशन को मापने की विधि ठीक नहीं है। इसके ऊपर हमने खुद भी रिसर्च किया है और मेरा बेटा भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, जिसमें ये निकल कर के आ रहा है कि ये इन्फ्लेशन बेसिकली मापने की विधि, जो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट बेसिस मेथड कहते हैं, जैसे अभी अप्रैल के आंकड़े आए हैं, आप अगर कुछ समझते हो कि ये कैसे मापी जा रही है। अगर हम कह रहे हैं कि अप्रैल माह में मुद्रास्फीति की दर बढ़ करके इतनी हो गई है, इसकी तुलना किससे होनी चाहिए? मार्च से होनी चाहिए या पिछले अप्रैल से होनी चाहिए? आप ठीक समझ रहे हैं कि इसकी तुलना मार्च से होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता।
हो क्या रहा है, इस मेथडोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट बेसिस मेथड कहा जाता है। अप्रैल 2022 की मुद्रास्फीति की तुलना अप्रैल 2021 से की जा रही है। अप्रैल में जो कीमतें थी उनकी तुलना अप्रैल 2022 से की जा रही है, जो कि मापने की विधि ठीक नहीं है। और इसमें भी मापने की दो विधियां हैं, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। जब हम पढ़ाया करते थे इकोनॉमिक्स, उस समय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता था और होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड का इन्फ्लेशन कम हुआ करता था। आज उल्टा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स पहुंचा हुआ है 12% से ज़्यादा और रिटेल प्राइस अभी 7.9% आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि हमें चिंता का विषय तब होता है जब ये 6% से ज़्यादा होता है। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चिंतित है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कभी भी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए उचित प्रयत्न नहीं रहे हैं। मेरा ये मानना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो प्रोड्यूसर्स को प्रभावित करती है, इसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है, लेकिन आम जनता को कंज्यूमर्स से जो प्रभावित होते हैं उसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मापने की भी विधि गलत है। इसका हम सर्वे करते हैं, कुछ लोगों का सर्वे जगह जगह से होता है। मेरा ये मानना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी लोकेशन स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कुरुक्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर चंडीगढ़ की मुद्रास्फीति से भिन्न होती है, ठीक है नहीं? तो वास्तव में ये जो कीमतों को मापने की समस्याएं तो मैंने बता दी, लेकिन जहाँ तक प्रभाव पड़ने की बात है, प्रभाव पड़ने के लिए भी ज़्यादातर अर्थशास्त्री जब इसके ऊपर चिंतन करते हैं वो ये कहते हैं गरीब लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि मापने के लिए जो कमोडिटीज़ ली जाती हैं, बहुत सी कमोडिटीज़ तो ऐसी हैं जिनको गरीब प्रयोग ही नहीं करता। अगर मैं कहूं आपको गरीब व्यक्तियों की बास्केट ऑफ गुड्स क्या है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बास्केट ऑफ गुड्स क्या है, तो वास्तव में मेरा ये मानना है कि गरीबों पर इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, होलसेल प्राइस इंडेक्स का कम प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से जो बहुत अमीर आदमी है उसको मुद्रास्फीति की कोई चिंता ही नहीं है। मेरे मानने से तो मुद्रास्फीति का सबसे ज़्यादा प्रभाव मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है और मिडिल क्लास में उस तबके को मानता हूँ। ऑल्दो मैं भी एक इनकम टैक्स पेयर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को मिडिल क्लास मानता हूँ, क्योंकि जब मैं बाज़ार में चीज़ खरीदने जाता हूँ मैं MRP देखता हूँ और हर एक व्यक्ति जो MRP देखता है वो मिडिल क्लास मेंटेलिटी का उसको हम कह सकते हैं, यानी कि उसको कीमत की जानकारी होनी जरूरी है। और यहाँ ये भी बात गंभीरता के साथ बताना चाहूँगा आपको कि वो जो MRP लिखा होता है उस MRP में और एक्चुअल में प्राइस भी वेरी करता है। मेरे देश के नागरिकों को MRP और उस कीमत के अंतर का भी नहीं पता। होलसेल प्राइस और उसके अगर हम देखें, यही कुरुक्षेत्र में किसी ज़माने में मैं एक ब्लेड यूज़ किया करता था जिसके ऊपर प्राइस टैग था 14 रुपये और होलसेल मार्केट में मैं उसको 4 रुपये का लेकर के आता था और यही सेक्टर 13 की मार्केट में वो 14 रुपये पर उपलब्ध होता था। यानी कि होलसेल प्राइसेस और रिटेल प्राइसेस में भी फ़र्क होता है। और मेरा मानना है कि आज अगर मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा क्लास जो प्रभावित है वो मिडिल क्लास है। जो गरीब बनने से उनको रोका जा सकता है अगर इस मुद्रास्फीति पे हम नियंत्रित करें। अतः मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना सरकार का, केंद्रीय सरकार का फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और लोकल गवर्नमेंट का फिजिकल कंट्रोल्स के थ्रू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मीडिया से जुड़े हैं, पत्रकारों से जुड़े हैं, लंबे समय से जुड़े हैं, आप भी जुड़े हुए हैं। इस समय जो मीडिया की ताज़ा रैंकिंग आई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि हम वैसे तो मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद अवेयरनेस भी लोगों में बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे खेद इस बात का होता है, हम बातें करते रहे हैं एथिक्स इन जर्नलिज्म की, गीता का रोल मीडिया में बहुत से सेमिनार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम तय में जाएं समस्या क्या है तो हमारे पत्रकार भाइयों की जो अवहेलना हो रही है,
पत्रकारों को जो वेजेस मिलते हैं, मुझे नहीं पता हरियाणा सरकार ने क्या वेज बोर्ड इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है। वास्तव में पत्रकार बंधुओं की जो अखबारों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो उनको दिया जाता है वो बहुत अशोभनीय है, बहुत कम है। और अगर वास्तव में इस पत्रकारिता के स्तर को बढ़ाना हो और हमें फ्रीडम इंडेक्स में अपने इम्प्रूव करना हो तो हमें पत्रकार के महत्व को समझना होगा, उसे इतना सशक्त करना होगा, एम्पावर करना होगा कि वो किसी के तरफ हाथ ना फैलाए, और यहीं से हर प्रकार की समस्याओं का समाधान निकल सकता है। डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपके लंबे अनुभव हर क्षेत्र के, चाहे शिक्षा से जुड़ा हो, भगवत गीता से जुड़ा हो, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हो, पत्रकारिता से जुड़ा हो, इन सभी अनुभव के आधार पर जो बच्चे, जो युवा शक्ति, चाहे वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अपना फील्ड रोजगार के अवसर रोजगार का पाना चाहते हैं अवसर, या पत्रकारिता के क्षेत्र में, पुस्तक लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, इन युवाओं को, जो पीढ़ी इस क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्तमान युवाओं के लिए वैसे तो मैंने अपनी पुस्तकों में कई मॉडल डेवलप किए हैं। मेरे पास एक मॉडल जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रीट स्मार्ट, अगर आप गूगल सर्च इंजन में डाल करके देखें तो वहाँ स्मार्ट शब्द मिलेगा। सभी लोग आज स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। मेरे देश में स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन गूगल में डाल करके देखें तो वहाँ आपको स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, सुपर स्मार्ट शब्दों का प्रयोग मिलेगा। लेकिन मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि उनको स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा। मेरे देश के युवा को आज स्ट्रीट स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। स्ट्रीट स्मार्ट व्यक्ति वह होता है जो कॉमन सेंस अप्रोच में विश्वास रखता है और अपने एनवायरनमेंट को जानता है। मेरे देश में युवाओं को प्रेरित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। 2014 की नेशनल यूथ पॉलिसी की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिसमें युवाओं के लिए बहुत सी बातें की गई हैं। उसमें एक मुख्य बिंदु है कि युवाओं को डेमोक्रेसी और गवर्नेंस से जोड़ा जाए। मुझे खेद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को महत्व नहीं दिया गया है। वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सी बातें की गई हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की बात की गई है, क्रिएटिविटी की बात की है, इनोवेशन की बात की है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की है। लेकिन युवाओं को स्ट्रीट स्मार्ट और सिंपल बनाने की आवश्यकता है, जिसका मैं बार बार प्रचार करता हूँ, प्रसार करता हूँ और युवाओं से उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए युवाओं को ना केवल डॉक्टर बनना है, ना केवल इंजीनियर बनना है, ना केवल पत्रकार बनना है, बल्कि राजनीति में भी अपने अवसर ढूंढने हैं। मैं मोटिवेट करता हूँ युवाओं को कि वो राजनीति में आएँ, ना केवल क्रिटिसाइज़ करें कि राजनीति गलत है। मुझे एक मौका मिला था आदरणीय नीतीश कुमार जी से 16 मई 2017 को मिलने का। उस दिन मैंने उनसे कहा था कि मैंने राजनीति की 2 परिभाषाएं आपसे सीखी हैं। पॉलिटिक्स इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ डूइंग रॉन्ग थिंग्स एट ए राइट टाइम। ये बात मैंने इसलिए कही थी कि उससे पहले दिन उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि हिज एक्सीलेंसी प्रणब मुखर्जी शुड बी गिवन द सेकंड टर्म। That was a statement which was not desired from a chief minister, but he made a statement that was a wrong statement at a right time. So I conceptualize politics as art and science of doing wrong things at a right time. At the same time, on that very day, I asked Nitish ji that another definition which I have learned from you on politics is art and science of making excuses, as he has been doing. When he was associated with Lalu Yadav ji, he was finding him nice person. But later on, he said it that politics is art and science of making excuses, which is justified from his association with NDA, meaning thereby both these two statements, politics as art and science of doing wrong things at the right time, politics as art and science of making excuses, have to be understood by every youth today. They have to understand the mandate of National Youth Policy 2014 to enter into politics as a career. They should not waste their time and energy for
exercising their opportunities in other careers, but they should volunteer themselves to enter into politics as a career. They should stop blame game on politicians, both in power and opposition. They should make a career in politics. This is the motivation I want to give the youth of today. Thank you very much. तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मदन मोहन गोयल जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कई दशकों से लगातार सक्रिय हैं, श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो भी युवा शक्ति, चाहे वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अपना रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती है, या शिक्षा के क्षेत्र में, या किसी भी पत्रकारिता के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में, लेकिन इन्होंने सीधे तौर पर युवाओं को एक संदेश भी दिया है कि युवाओं को राजनीति के मैदान पर भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां युवा अपनी प्रतिभा को साबित कर देश की दशा और दिशा बदलने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद।